वालेकुम सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हो भाई? सभी ठीक होंगे? तो भाई जो अपनी सीरीज चल रही है हमारे अतीत कक्षा 6 की पुस्तिका है, ठीक है। हमारे अतीत भाग 1, तो उसी का आज लेसन नंबर 10 है, उसका हम देखेंगे, पढ़ेंगे। इसके अंदर भाई जो नए राजा है, जैसे नहीं हुआ, समुद्रगुप्त हो गया, उसके बारे में पढ़ेंगे। हर्षवर्धन, उसके बारे में पढ़ेंगे। चालुक्य वंश है, पल्लव वंश है, उनके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है भैया। तो करते हैं आज की कहानी हमारी शुरू। अरविंद राजा बना। भाई जो अरविंद नाम का लड़का है ये राजा बना था, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। इसने कैसे कैसे जो एक्टिंग करी, कैसे उसने अपना रोल निभाया, उसके बारे में जानेंगे। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूछों पर ताव देते हुए रूप पहले कागज पे लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। क्या जीवा, पूरा राजा बन के एक्टिंग करके सोचना लग गया। तो ज़रा सोचो उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे पता बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। यानी कि भैया ये राजा बना था समुद्रगुप्त की, इसने एक्टिंग करी थी, ठीक है भैया। और समुद्रगुप्त ऐसा शासक था जो वीणा भी बजाता था और कविता पाठ भी करता था। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है, वह अरविंद सोचने लगे। पर अरविंद क्या बताती है? प्रशस्तियाँ। एक प्रशस्तियों के बारे में पढ़ेंगे। प्रशस्ति क्या होती है भैया? किसी की प्रशंसा की गई जिनमें, ठीक है। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त भाई अरविंद नहीं है, गुप्त वंश के शासक था। कौन था? समुद्रगुप्त। इसकी प्रशंसा, वो उसकी भूमिका जो अदा करने जा रहा था भाई, इसमें शासक राज को ये नहीं है, गुप्त वंश है। गुप्त वंश की नींव रखी थी श्रीगुप्त ने। श्रीगुप्त का बेटे का नाम था घटोत्कच। घटोत्कच के बेटे का नाम था चंद्रगुप्त और चंद्रगुप्त के बेटे का नाम था समुद्रगुप्त, ठीक है भैया। ये समुद्रगुप्त ऐसे आया है। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद से अशोक स्तंभ पर खुदे हुए अशोक स्तंभ पर खुदे हुए अभिलेख से पता चलता है। अशोक स्तंभ, ठीक है भैया। जरा अपने शेर के यहाँ आगे नोट पर अल्पियंस छप रही हैं, वहाँ चीज़ आ गई। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य में की गई थी। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। मंत्री भी था हरिसेन। इनने रचना करी थी, ठीक है भैया। उसमें इसकी प्रशंसा करी गई। एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसमें प्रशस्ति कहते हैं। जो अभिलेख था इसमें इसने क्या प्रशस्ति को है जिसके अंदर राजा की प्रशंसा करी जाए। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ प्रशंसा होता है। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था। जैसे तुम अध्ययन 9 में गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ोगे। जो गौतमी का पुत्र था सातकर्णी, ठीक है भैया, उसकी प्रशंसा करी गई। उसी प्रकार यहाँ पर भी राजाओं की प्रशंसा करी गई, जिसे प्रशस्ति कहते हैं। परंतु गुप्त काल में इसका महत्व और बढ़ गया। जब गुप्त वंश चला इसमें इनका महत्व और भी बढ़ गया। समुद्रगुप्त की प्रशस्तियाँ, आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्तियाँ हमें क्या बताती है। कवि ने इस राजा के एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान, एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसने ईश्वर के बराबर बताया गया है। ओहो सॉरी भाई, माई मिस्टेक, मन ध्यान नहीं दिया। आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने उसे राजा कि एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। तो भैया इसमें एक अंश दे रखा है जिनमें समुद्रगुप्त की तारीफ करी गई, उन्हें पढ़ाएंगे। जिनका शरीर युद्ध के मैदानों में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों, तलवारों, लोहे की गदाओं से, नुकीली तारों से, नुकीले तीरों से तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घाव के दाग से बड़े होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहा है। इतनी चोट लग गया बाद भी, क्योंकि एक योद्धा का कहना यही हुआ है जो युद्ध कर देने उसने जो मैदान में रणभूमि में गाँव मिला है, वह उसकी प्रशंसा हुआ है, वह उसकी तारीफ हुआ है। अगर तुम मानचित्र 7 को गौर से देखोगे तो भैया मानचित्र 7 अगले पेज पे दिखाएंगे। तो अग्रतर हरे रंग से रखा, अच्छा हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्ववर्ती तटों के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखाए गए हैं। उसी तरह कुछ अक्षर बैंगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे, ठीक है भैया, देख लेंगे।
यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारी के आधार पर बनाया गया है। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजा और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करता है। और जो हरिसेन है इसका कवि था, दरबारी भी था, इसने रचना करी समुद्रगुप्त के लिए, इसकी प्रशस्तियाँ लिखी। तो उस थी भैया जो 4 प्रकार के राजा थे, विभिन्न प्रकार के राजा थे, जिन 4 में वर्णन कर दिया। और मैं क्यों क्यों करते, एक भाई पहला मैप देख लेता हमें, इसमें हरा भी आ गया, बैंगनी भी आ गया, नीला भी आ गया, लाल भी आ गया, जो नीचे पॉइंट दे रखे हैं। ठीक है, बाकी बड़ी एक एक पॉइंट पढ़ेंगे, अगला अगला देखेंगे। मानचित्र में हरे रंग क्षेत्र आर्यावर्त के उन राजाओं का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ये भाई ये हरा रंग है, यहाँ के आर्यावर्त के 9 शासक थे जो हरा करने समुद्रगुप्त ने क्या किया, अपने शासन का अधीन कर लिए। उसके बाद है, इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। दक्षिणापथ के कितने शासक हैं? 12 शासक हैं। इनमें से कुछ को राजधानी को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिखाए गए हैं, देखेंगे भैया। इन सब के हार जाने पर समुद्रगुप्त के अपने समर्पण किया था। जब समुद्रगुप्त युद्ध में यहाँ हार गए, इनके किया गया आत्मसमर्पण कर दिया और समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। जी हाँ, ये है वो राजा दक्षिणापथ के, यानी दक्षिण भारत के जो राजा थे, इनको समुद्रगुप्त ने हरा दिया। और इनको हराने के बाद इन्होंने क्या किया, उसको कर दिया आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण करने के बाद उन्होंने समुद्रगुप्त ने उनको वापस शासन करने के लिए बोल दिया और सिर्फ कर का दम पर बस कर दिया। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंगों से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई गण व संघ आते हैं। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे और उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते। ले भाइयों, बैंगनी रंग देखो, ये आ गया, असम भी आ गया, बांग्लादेश भी आ गया, नेपाल भी आ गया, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ये आ गया, पाकिस्तान का भी कुछ एरिया इसमें आ गया। तो यहाँ कई कर दे समुद्रगुप्त खातर, या जो समुद्रगुप्त गुप्त वंश के राजा थे उन खातर कई कर लिया कर दे, उपहार लेकर आया कर दे। नेक्स्ट आता है बाहर इलाके, जो कि बाहर की तरफ पड़ गए इलाके के शासक, जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है। संबत कृषाण तथा संक वंश के थे। इन्हें इसमें श्रीलंका के शासक भी हैं। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपने पुत्री को विवाह के साथ कर दिया। जो नीले रंग में दिखाया गया भाई देखो, पाकिस्तान का भी, अफगानिस्तान का भी और गुजरात का कुछ हिस्सा, नीचे श्रीलंका हो गया। तो यहाँ शासक ने क्या किया, अपनी संबंध बनाने खातर समुद्रगुप्त है अपनी पुत्रियों का विवाह उसके साथ कर दिया। ये भाई वंशावली का पहले ऊपर पैरा इसना पढ़ कर ना, फिर देखते हैं आगे क्या कहानी है। अधिकांश प्रशंसिया शासकों के पूर्वजों के बारे में बताती है। यह परिस्थिति भी समुद्रगुप्त के पर पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमारी देवी लिच्छमणिगण की थी। जो समुद्रगुप्त की माता थी कुमारी देवी, किस वंश की थी? लिच्छमणिगण की थी। और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के शासक थे, जिन्होंने महाराज धीराजगी जैसी बड़ी उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त ऐसा पहला शासक था भाई जिसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। और उसके बाद उसके बेटे ने भी यही धारण, यानी कि समुद्रगुप्त ने भी यही थी भाई जो उपाधि धारण कर ली थी। समुद्रगुप्त ने यही उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा का महाराज के रूप में अभिलेख है। इससे यह अभ्यास से मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। हाँ जी हाँ, एक विक्रम संवत है भाई, इसे पढ़ते हैं। विक्रम संवत शुरू कर दिया था भाई गुप्त वंश के शासकों ने। क्यों करे था? एक कुषाण वंश के जो शासक थे उन 13 का करे था। 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने शंकों का मैंने कुषाण कह दिया कि सॉरी भाई, शंकों के विजय प्राग के रूप में इस संवत की स्थापना की और विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर दी। कौन सी? विक्रमादित्य की उपाधि धारण कर ली और महाराज धीराज की उपाधि भी धारण कर ली। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उसके बाद के शासकों जैसे उसके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली की सूची भी मिलती है। जो चंद्रगुप्त या गुप्त वंश की वंशावली किसने बनाई भाई? चंद्रगुप्त ने बना दी थी। उनके बारे में अभिलेखों सिक्कों से पता चलता है। उनके पश्चिमी भारत में सैन्य अभिमान के अंतिम संघ शासक को परास्त किया था। जो अपना चंद्रगुप्त था द्वितीय, इसने सैन्य अभियान में अंतिम संघ शासक था, उसको भी क्या कर दिया? परास्त कर दिया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार को विद्वानों से भरा था। इसमें अच्छा 11 में पढ़ना है भाई, यानी कि इसके दरबार में बहुत से विद्वान थे, यह बात ध्यान लग रहा। अब आगे भाई हर्षवर्धन
हर्षश्री लिखी थी। ठीक है भैया, तो इसका बारे में पढ़ेंगे आज। अब किसके बारे में? जी हाँ, हर्षवर्धन के बारे में। जो हर्षवर्धन शासक था, ये भाई पुष्यभूति वंश के शासक थे। ठीक है, इनके पिता का नाम था भैया प्रभाकर वर्धन। इन्होंने 580 ईस्वी में शासन किया था। इसके प्रभाकर वर्धन के 3 बालक थे। ठीक है भैया, राज्यवर्धन द्वितीय, हर्षवर्धन और राजश्री। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु होगी, फिर राज्यवर्धन शासक बन गया, उसकी भी मृत्यु होगी, उसका बाद हर्षवर्धन बनेगा शासक। बाकी आगे इसका मैं पढ़ाएंगे अभी। बाणभट्ट था भाई इसका हर्षवर्धन का दरबारी कवि। ठीक है, यह ध्यान रख लियो, बाकी इसमें पाओगा पक्का। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेख और सिक्कों से पता चलता है, गुप्त वंश के बारे में अपन जानकारी मिला है अभिलेखत है और सिक्कत है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में जानकारी की जीवनी से पता चलता है। ऐसा ही एक राजा हर्षवर्धन थे, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित लिखी। बाणभट्ट था कवि और इसने संस्कृत में लिखी हर्षचरित जीवनी। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देखते हुए उनके राजा बनने का वर्णन है। बस जो उसकी वंशावली है वह भी दे दी, और उसका राजा बनने का जो वर्णन था उसका राजा बनने तक का वो भी दे दिया। चीनी तीर्थयात्री स्वेन तांसांग, जिसके बारे में अध्ययन 9 में पढ़ा था भाई, आप इसके बारे में पीछा में पढ़ गए थे। काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे, उन्होंने वहाँ जो देखा उसका विस्तृत वर्णन किया था भाई। ठीक है, हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थाने के राजा बने। आप पढ़ गए भाई, प्रभाकर वर्धन इसका बाप का नाम था, राज्यवर्धन द्वितीय इसका भाई का नाम था। उन दोनों की मृत्यु होने के बाद ये राजा बना था। उन्होंने बहनोई कन्नौज के शासक थे, उनका बहनोई यानी जो राजश्री इनकी इसकी हर्षवर्धन की बहन थी, उसका बटेऊ का नाम था क्या था, बस उसका बहनोई तकड़ा का शासक था कन्नौज का। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा संवत बंगाल को भी जीते, उन्हें पूर्व में जीतने सफलता मिली थी, उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। देखो भैया, पूर्व की तरफ ना बंगाल तक लोग जीत लिया था, परंतु दक्षिणी तरफ वो जा नहीं पाया, क्योंकि ओड है उसका टक्कर हुई थी और उन तक वो हार गया था। चालुक्य वंश के शासक थे, पल्लव वंश के शासक थे, ओड इनका लठ बच गया। उसमें जो एक पुलकेशिन द्वितीय राजा था भाई चालुक्य वंश का, उसने वो हरा दिया था। उसने इसका बहुत बढ़िया टक्कर दी थी। बाकी पढ़ेंगे आगे। मगध संबत बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूरी जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया था। ठीक है भैया, पल्लव चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ इसमें पल्लव वंश के शासक थे, चालुक्य वंश के शासक थे और पुलकेशिन द्वितीय, इसका बारे में देखेंगे। इस काल में पल्लव चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य अपनी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्र से लेकर कावेरी नदी के तट तक फैला था, जबकि चालुक्य का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच स्थित था। चालुक्य की राजधानी हेलना थी और पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी भैया। यह एक प्रमुख व्यापारी केंद्र था। जो राजधानी होल थी ना, यह व्यापारी केंद्र था। धीरे धीरे एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर है। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं पर अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानी को निशाना बनाया जाता था, जो समृद्ध शहर थे। जी हाँ, एक भाई पुलकेशिन द्वितीय जिस थी, ऐसा शासक हर्षवर्धन की तरह तगड़ा प्रतापी राजा था, इसको भी आगे बढ़ना था, रोक दिया था। इसके बारे में पढ़ेंगे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उन्होंने बारे में उनके कवि रवि कीर्ति, पुलकेशिन द्वितीय का जो कवि था, दरबारी कवि कौन था भाई, रवि कीर्ति द्वारा प्रशस्ति से पता चलता है। इसमें उनके पूर्वजों खासतौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था, यानी इसका बाप था नहीं, चाचा से मिला था भाई। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किए, किंतु जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी। कांचीपुरम राजधानी थी पल्लव वंश की, तो उसका पता जाकर उन्हें लुकना पड़ गया था। पर चालुक्य की विजय अल्पकालिक थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लव चालुक्य का अनंत राष्ट्रकूट और चालुक्य वंश ने समाप्त कर दिया।
आपस में लड़ते रहे। कौन कौन लड़ते रहे भैया? पल्लव और चालुक्य। उसके बाद क्या हुआ? राष्ट्रकूट और चोल वंश थे, उन तीन समाप्त कर दिए, जिसके बारे में आप क्लास 7 में पढ़ के आए थे। चोल चेर पांड्या वही है भाई। इन राजाओं का प्रशासन कैसे चलता था तो देखते हैं भाई। पहले के राजाओं को इसी तरह राजाओं के लिए भूमि का सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। पहले के राजाओं की तरह है इन राजाओं के लिए भी भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा है। भूमि तक कर लेकर दें। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे। प्राथमिक गांव थे, इकाई कौन थे भाई? गांव थे, क्योंकि गांव थे आया और कर दिए। लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजा ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा या अन्य सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के लिए आगे पढ़ेंगे कहानी। कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, यानी कि बाप का बेटा बाद बेटा, उसका बेटा बाद उसका बेटा, वो बात होगी भाई। अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कवि हरिशचंद्र अपने पिता की महादंडनायक अर्थात मुख्य न्यायाधीश अधिकारी थे। हरिशचंद्र भी क्या था भैया? महादंडनायक। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे कि हरिशचंद्र एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारदत्त तथा एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रह अर्थात युद्ध और शांति के विषय में भी मंत्री था। ठीक है भैया। संवत है वहाँ के स्थानीय प्रशासन में मुख्य प्रमुख भूमि व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठ यानी कि मुख्य बेकर या शहर का व्यापारी, सार्थवान यानी व्यापारी के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार, कायस्थो यानी कि लिपि के प्रधान जैसे लोग थे। इन जो प्रमुख प्रमुख लोग थे उनका बारे में वो टाइम लग रहा है। इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि उन्हें अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। भाई एक नए प्रकार की सेना। इस सेना किस प्रकार की? सामंतवाद निर्भर हो शायद इस टाइम पे देखेंगे, बाकी पढ़ेंगे मेरा पाठा का। कुछ राजा अभी भी पुराने राजा की तरह एक संगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। बदले में इन्हें कुछ को भूमि दान दिया जाता था। दी गई भूमि से वे कर वसूलते थे, जिन्हें वे सेना घोड़े की देखभाल करते थे। साथ ही वे इसके युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस प्रकार व्यक्ति सामंत कहलाते थे। हाँ जी भाई, यहाँ पे मैं कहूँगा शायद उसका वाई बात होगी। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र ही कोशिश करते थे। जड़े भी जिसका शासक दुर्बल हो गया, सामंत क्या करेगा? स्वतंत्र होने की कोशिश। भाई मैं खुद मेरा राज्य है भाई, मैं शासन करूँगा, वह बात करते करते। दक्षिण के राजाओं में सभाएं। भाई सभाएं कर दी, उनके बारे में पढ़ेंगे। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं का चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामी का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ब्राह्मण भूस्वामी थे, उनका संगठन का नाम था भाई सभा। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देख रेख आदि का काम करते थे। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ उर नामक ग्राम सभा होने की बात कही गई है। पश्चात पावते ब्राह्मण भूस्वामी जब वहाँ नहीं होते तो उर नामक ग्राम सभा के होते थे। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। नगरम वैसे तो नगर भाई ये राज्य का एक क्षेत्र हो गया, परंतु नगरम क्या था? व्यापारियों का संगठन था। संभवतः इन सभाओं पर धनी और शक्तिशाली भूस्वामी व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं एक मिनट भैया सॉरी इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं तब तक काम करती रही। उस ज़माने में आम लोग, एक जो आम लोगों की जीवनचर्या थी उसका बारे में कहानी ही छोड़ी देखते हैं, क्या देखा पढ़ाएंगे। जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके बारे में कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है। राजा और जो अधिकांश ब्राह्मण थे उनको संस्कृत बोलते दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृतिक बोलते हुए दिखाई गई है। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतला दुष्यंत नामक एक राजा शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की दर्शा भाई कहानी है, इसकी पढ़ेंगे। इसमें क्या हुआ है, एक मछुआरा था, वो मच्छी पकड़ कर ले आया। मच्छी ने खाने के लिए अंगूठी मच्छी काटी छोंकन खातर फ्राई करने खातर, तो उसमें दली गड़ी अंगूठी अंगूठियाँ लेकर गया वो राजा लो है, ताकि कि मेरा नाम पैस का है। फिर उसके जो दरबारी थे, द्वारपाल थे,
उसे पर झूठा केस लगा दिया था। उसकी कहानी है, देखते हैं। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी। जब परंतु दुर्घटनावश उसे एक मछली निकल गई। दुर्घटनावश उसे एक मछली निकल गई। जब मछुआरा एक अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उसे चोरी पर आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए। उसने मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चले गए। वहाँ यार तू आडा वीर है, साडा वीर है तू, चल पैग लाने चलते हैं। ले गए बोला हाथ बस 10 रुपये आवेंगे और रुपये उठावेंगे। चीनी यात्री फासियान बेरो या अभी पाछा पड़ गए थे ओ यायो जो चीन धाम थे तीर्थ यात्री, यानी जो तीर्थ स्थान में भी यात्रा करे कर दे। चीनी तीर्थ यात्री का फासियान का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। किन का ऊपर? दुर्गति, जो अछूत कहे करते जिनती, दास कहे करते जिनती, उसकी तरफ भी इसका ध्यान दिया। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं कि अगर इन नगरों को शहर बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आग्रह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे, यानी कि आवाज़ उठाते लकड़ी का एक टुकड़ा पर। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क हो जाते थे और छू जाने से या किसी भी प्रकार के संपर्क से बचते थे। देखो भैया उस टाइम पर भी छुआछूत का कितना बोलबाला था। जिस टाइम पर महान सम्राट समुद्रगुप्त का बारे में पढ़ा, अशोक का बारे में पढ़ा, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में पढ़ा, उस टाइम पर भी छुआछूत तो थी यार। यानी कि भाई नुकने भाई जो अभी वैसे आप एक कहना हाँ कि जो अपने हिंदू राजा थे इनकी पूरे साम्राज्य का विस्तार कर दिया था, जीत कर ली थी, नू कर ली थी, फिर छुआछूत वहाँ भी समाप्त कर पाए थे। सोचनी बात तो वैसे है। राजा की सेना, बस सेना की ऊपर आके करते देखते हैं। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते हैं। हाथियों के अतिरिक्त रोज़मर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे बर्तन, असबाब, जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थी। ये सारी चीज़ें ठेलगाड़ियों पर या ऊँटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाया जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल तथा तुरही बजाते हुए चलते थे। नगाड़े बजाया करते, बिगुल बजाया करते और तुरही तो कोई वाद्य यंत्र मिलागा भाई कि अभी आपको नहीं वो आप जानते होगे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे और जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि उनकी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सकें, पर यह सेना उनके पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियाँ हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिलों में जूते बैल इन हलचल भरे माहौल से डरकर भाग रहे होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी जब ये काफिला जाया करता। उसके बाद की कहानी को है, ठीक है भैया, कौन को है? बाणभट्ट को है भाई। अन्यंतर में एक छोटी सी कहानी, ये छोटा लेसन था भाई हो गया अपने। चलो अन्यंतर में जो कहानी है इसमें देखेंगे। मानचित्र 6, अच्छा जी, पृष्ठ 22 अरब ढूंढो। ये बापन ढूंढना अरब की कहानी है थोड़ी बहुत, उसमें दिखाएं। मुस्तल होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का बहुत बड़ा केंद्र है वो, ठीक है। दरअसल अरब व्यापारी नाविकों ने भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुई थे जो गुम्मक्कड़ कबीले के होते थे। कौन थे भाई? बेदुई जो गुम्मक्कड़ कबीले के होते थे। ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे क्योंकि यहाँ एक ऐसा मजबूत जानवर था है जो मुश्किल में भी स्वस्थ रह सकता था। ऊँट के ऊपर निर्भर थे। क्यों थे? क्योंकि ऊँट रेगिस्तान का ज़्यादा कहा जाता है। आप शुरू पर ध्यान लग रहे हैं, वही बात है। लगभग 1400 साल पहले पैगम्बर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। पैगम्बर मोहम्मद ने इस्लाम धर्म बनाया कब? 1400 साल पहले के पास इसकी शुरुआत कर दी। सॉरी भैया जी। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना। इसके बाद सभी को समान माना गया। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश लिया गया है। देखो भाई इसका मैं पढ़ाएंगे। मुसलमान स्त्रियों पुरुषों के लिए, विश्वास रखने वाले स्त्रियों पुरुषों के लिए, भक्त स्त्रियों पुरुषों के लिए, सच्चे स्त्रियों पुरुषों के लिए, धैर्यवान और स्थिर मन के स्त्रियों पुरुषों के लिए, दान देने वाले स्त्रियों पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाले स्त्रियों पुरुषों के लिए, अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले स्त्रियों पुरुषों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद रखने वाले स्त्रियों पुरुषों के लिए। अल्लाह ने इन सब के लिए ही अक्षमा और पुरस्कार रखा है। वाह जी वाह। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैले। अरबी नाविक जो इस महाद्वीप की
तटीय बस्तियों से पहले भी परिचित थे, अब अपने साथ नए धर्म को भी ले आए। अरब के सिपाही करीब 1300 साल पहले सिंध को जीत लिया था। अरब के सिपाही ने 1300 साल पहले कौन जीता था? सिंध, जो आज के पाकिस्तान में है। ठीक है भैया, अपना लेसन कंप्लीट। ओके, बाय बाय।